सभी बच्चों का बाहुबली फिजिक्स क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्जेक्टिव। एकदम आसान तरीके से एकदम इलेक्ट्रिक करंट का सारे ऑब्जेक्टिवों को हल करेंगे। एकदम संक्षिप्त विधि में एक बार हल करेंगे, आपके दिमाग में ये छाप छोड़ जाएगी, फिर कभी नहीं भूलिएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव हल करने के पहले हम आप लोगों को ये बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जितने भी सूत्र समीक्षा है, जितने भी सूत्र इसमें है, जितने भी इलेक्ट्रिक करंट का पॉइंट है, सभी पॉइंटों को आप अच्छा से कर करके आइए। ऑब्जेक्टिव पढ़ने में बहुत मजा आएगी। इसके पहले के वीडियो में हम सूत्र समीक्षा इलेक्ट्रिक करंट का छोड़ चुके हैं, उसको देख करके आइए, तब इस वीडियो को देखिए, तब देखिए कैसा मजा आता पढ़ने। फिर भी हम नहीं वहां पढ़े, फिर भी यहाँ हम आप लोगों को हल्का बनाने के लिए हम ले करके चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऑब्जेक्टिव पर, और मजेदार तरीके से एकदम एक बार पढ़ाएंगे और हर एक दिन ये दिमाग में आपका छाप छोड़ देंगे। चलिए भाई, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी चालक के संवहन वेग को क्या से वी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका इंग्लिश होता है आरोपित वोल्टा। आरोपित विद्युत क्षेत्र को क्या से सूचित करते हैं? ई वेक्टर से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच संबंध होता है। इसको देखना है कैसे हल करेंगे। तो हम लोग सूत्र में बताए हैं आप लोगों को, सूत्र में पीछे बता करके देख लीजिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होता है विभवांतर इंटू क्रांतिकाल बटे द्रव्यमान और गुना द्रव्यमान गुना चालक तार की लंबाई। एम यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और ये विद्युत क्षेत्र है। तो चलिए भाई, ये कांस्टेंट है, विभवांतर नहीं बदलेगा जब चालक तार का ताप नियत रहेगा तो, और क्रांतिकाल भी नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी नहीं बदलेगा, चालक की लंबाई। तो ये कांस्टेंट मान लिया जाए और कांस्टेंट और बराबर मिला करके ये समानुपाती बन जाती है। सभी बच्चे जानते हैं। तो VD कांस्टेंट और बराबर को मिला दिए समानुपाती। तो सही आंसर इसका कौन होगा भाई? कौन होगा? ए बी कर करके हल करने से ऑब्जेक्टिव नहीं, उसको सही तरीके से हल करना होगा। तो इसका सही आंसर कौन होगा? पहला नंबर। तो इसी पर आधारित दूसरा ऑब्जेक्टिव है आप लोग का। ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है और परीक्षा में आने की भी संभावना है। संवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तथा विद्युत क्षेत्र ई के बीच का संबंध होता है। अभी पढ़े भाई, क्या संबंध होता है? तो VD बराबर होगा क्या? विभवांतर इंटू क्रांतिकाल और द्रव्यमान और चालक तार की लंबाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, चालक तार की लंबाई इंटू होता है विद्युत क्षेत्र। इसका जो सही आंसर होगा और कौन होगा, वह C नंबर होगा। ए भी नहीं, पूर्ण रूपेण हल करके जाएं ऑब्जेक्टिव को, तभी पढ़ें आप ऑब्जेक्टिव। थैंक यू। तीसरे नंबर ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी से क्या मापा जाता है समझिएगा। तो विभव मापी से जो मुख्यतः मापा जाता है, विभव मापी एक आप लोग पढ़े हैं। विभव मापी एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से पहला मापा जाता है भाई दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर पहला दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है और दूसरा क्या मापा जाता है? दो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। दो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, दो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध मापते हैं। और तीसरा क्या मापते हैं भाई? सेलों का विद्युत वाहक बल। सेलों का विद्युत वाहक बल। तो ये पढ़े हैं। विभव मापी एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप की जाती है। दो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध मापा जाता है और दो सेलों का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। इसको याद रखें, यहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो एक ऑप्शन एक जो है इस पर एक दिया गया कि विभव मापी में से क्या मापा जाता है। तो विभव मापी से विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, तीनों को याद रखना, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें ऑप्शन में क्या होगा भाई? विभव मापी से विभवांतर मापा जाता है ना। आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। समझ गए? दूसरे क्वेश्चन का क्या कहना है देख रहे हैं आप लोग।
सबका हल एकदम करेंगे। दो प्रतिरोध और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और 2R उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात। तो ऊष्मा जो उत्पन्न होता है, इस ऊष्मा निकालने का सूत्र आप लोग पढ़ें क्या, I²R। तो दो R1 और 2R में उत्पन्न ऊष्मा ले लेंगे U1 बटे U2। U1 बराबर I²RT होगा। क्यों? क्योंकि पहला का प्रतिरोध R ही है। दूसरा में आएंगे तो I²2RT होगा। क्यों 2R क्यों होगा? क्योंकि दूसरा प्रतिरोध 2R है। इससे ये कट जाएगा भाई, R से R कट जाएगा, T से T कट जाएगा। तो उत्पन्न ऊष्मा U1 अनुपात U2 का जो अनुपात होगा कितना बचा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, नीचे 2 बचा। इसका सही आंसर कौन होगा आपका भाई? तो 2:1। एकदम दिमाग साफ छोड़ जाएगा, सभी ऑब्जेक्टिव को हल करके जाते हैं। अब हम लोग आते हैं पांचवें और छठे ऑब्जेक्टिव में, देखते हैं क्या है, एकदम आसान तरीके से हल निकल। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, कैसा होता है भाई? समरूप होता है, त्वरित होता है, अपसरित होता है, अवमंदित होता है। इसको समझना है आप लोगों को। देखिए आप लोग इसके लिए संवहन वेग का परिभाषा पर जाएंगे। तो संवहन वेग में क्या करते हैं, एक सिरे पर प्लस लगाते हैं और दूसरा सिरा पर माइनस रहता है। तो प्लस का काम है प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देना। जैसे चालक तार के ऊपर प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, बौला हो जाता है। बौला समझ रहे हैं ना? इलेक्ट्रॉन के पिछवाड़े में आग लगा जाता है, तो आग लग जाता है। कोई भी मान लो कोई भी चीज है, इसके पिछवाड़े में हम आग लगा दें तो कहाँ जाएगा? इसका कोई गति का निश्चित दिशा नहीं होगी भाई। कोई भी गति का पिछवाड़े में जहाँ आग लगा तो इसकी गति का दिशा निश्चित होगी? नहीं होगी। उसी पर देखो, चालक तार के एक सिरे पर प्लस और दूसरा सिरा पर हम माइनस लगाते हैं। तो प्लस का काम है प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र आरोपित करना। और जैसे ही चालक तार के ऊपर विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है तो माइनस के पिछवाड़े में आग लग जाता है। और आग लगेगा तो कहाँ जाएगा भाई? इसका कोई है दिशा है ना? यह यादृच्छिक तरीके या अपसरित तरीके, यादृच्छिक गति या अपसरित गति का कहना है ऐसी गति जिसका कोई दिशा निश्चित नहीं है ना। तो इसका सही आंसर कौन होगा भाई? समझ गए होंगे, अपसरित। अब करा छठे क्वेश्चन, धारा घनत्व के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? धारा घनत्व के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो हम लोग पढ़े हैं, बार बार कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को अच्छे से करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट का सभी सूत्र और परिभाषा को अच्छा से कर ले। प्रत्येक पॉइंट का जो हम इसके पहले के वीडियो में छोड़ दिए हैं, अच्छे तरीके से देख करके आइए, ऑब्जेक्टिव पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो धारा घनत्व के लिए क्या संबंध होता है? तो हम लोग पढ़े परिभाषा, प्रत्येकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा। प्रत्येकांक क्षेत्रफल से होकर जो विद्युत धारा गुजरता है इसी को धारा घनत्व कहते हैं। और धारा घनत्व एक सदिश राशि है, इसे पढ़ाया जे से सूचित किया जाता है। तो इस सही अंश क्या संबंध है? प्रत्येकांक क्षेत्रफल में से जो धाराएं जाएगी वह धारा घनत्व कहलाएगा। यह एक सदिश राशि है, इसे पढ़ाया जे से। जो सही आंसर कौन है भाई? आपका सी नंबर है और सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है भाई। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर ऑब्जेक्टिव और 8 नंबर ऑब्जेक्टिव है क्या? निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? वही बात है भाई, सूत्र परिभाषा पर जाना होगा। गतिशीलता कहते हैं किसको? हम लोग पढ़े हैं प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र में। प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है, पिछवाड़े में इलेक्ट्रॉन का जो पिछवाड़े में इलेक्ट्रॉन का आग लगता है, तो जिस वेग से चलता है इलेक्ट्रॉन चालक में, उसी को अनुगमन वेग कहते हैं। और कैसे लगता है भाई? विद्युत क्षेत्र का उस पर प्रभाव होता है, तभी उसके पिछवाड़े में आग लगता, बताए थे। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव, प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है इसी को गतिशीलता कहते हैं। इसे प्रायः क्या से म्यू से सूचित किया जाता है। तो सही आंसर आपका कौन होगा भाई? ये नंबर। निम्नलिखित में कौन शर्त है? वाट है भाई।
वाट लगाने वाला, वाट, वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। और शक्ति 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 बराबर होता है क्या भाई? शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय, है ना। किसी चालक में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को चालक की शक्ति कहते हैं। अब शक्ति का ऐसा मात्रक वाट लिया गया, तो एक वाट बराबर जानना है, कार्य का जूल होता है और समय का सेकेंड होता है। इसको इससे भी लिख सकते हैं, 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड। इनको, ये सारे चीज को आप लोग करते जाएं। ऑब्जेक्टिव क्या है ये नहीं देखना, इसको इस पर ज्यादा गौर करें। तो इसका सही आंसर कौन होगा? इसका भी ए ही नंबर होगा। देख रहे हैं, सारे सूत्र पर ही बनता है या परिभाषा पर ही बनता है। इसका सारा चीज हम पहले के वीडियो में छोड़ दिए, बार बार बता रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं 9 और 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर किसका मात्रक है ये देख लेंगे चुनाव के लिए। एम्पियर धारा का मात्रक है और घंटा किसका भाई? समय का बड़ा मात्रक है। एम्पियर धारा का मात्रक है, एकदम सटीक तरीके से हल करें, गलत ना हो। 70 में 70 लगाएंगे एकदम, और बनाना है 35 एकदम चुनिंदा क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरह से आप लोग बनाएंगे। निश्चित है परीक्षा में कि 70 में 70 लगाएंगे। सिर्फ प्रत्येक वीडियो को आप लोग देखते जाइए और एकदम आसान तरीके से। एम्पियर किसका मात्रक होता है भाई? धारा। घंटा किसका मात्रक होता है भाई? समय का। यूट्यूब का सबसे हल्का चैनल इसको बना रहे। तो धारा गुना समय बराबर क्या होता है भाई? आवेश, है ना। धारा गुना समय बराबर आवेश। क्यों? धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। तो बाय क्रॉस कर देंगे तो आवेश बराबर होगा क्या भाई? धारा गुना समय। तो धारा गुना समय, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक से घंटा होता है। तो धारा गुना समय आवेश, तो आवेश का मात्रक है। ये सही आंसर इसका कौन होगा भाई? आवेश। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापते हैं हम लोग? ऊर्जा मापते हैं। और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना भाई, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ऑब्जेक्टिव में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल। ये भी याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है किसका बच्चों? ऊर्जा का। एकदम हमेशा बहुत बच्चे विभवांतर माप देते हैं, वोल्ट रहता है, तो नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। और ये भी साथ में याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल होता है ना। मिस हुआ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻90 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻90 जूल। ये भी याद रखना आप लोगों को। चलिए भाई अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों की 11 और 12 नंबर क्वेश्चन का क्या करना है। करा निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में जो संबंध है उसी से आएगा। ये सारे चीज हम छोड़ चुके हैं, बार बार कर रहे हैं। सूत्र समीक्षा में आप लोग देख लीजिए इलेक्ट्रिक करंट में। तो अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध होता है क्या भाई? जे वेक्टर बराबर क्यू एन ई या एन क्यू और वी डी, एन क्यू वी डी, है ना। अब ये कांस्टेंट माना, इसको मिला देंगे तो धारा घनत्व क्या होगा? समानुपाती होगा किसका भाई? वी का। तो ये भी आपको याद रखना है, इससे भी पूछा जा सकता है। तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध जे वेक्टर बराबर एन क्यू वी डी। तो इसका सही आंसर कौन होगा? आप जान गए होंगे कौन होगा भाई? सी नंबर। निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है? किरचॉफ प्रथम नियम में क्या बताए थे हम लोग को? क्या बताए थे? विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समस्त धारा में क्या जाता है भाई? धारा के प्रवाह में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यानी कि आवेश का प्रवाह होता है।
और इसको दूसरे रूप में I1, ये I2 था, ये I3, I4 और ये क्या था भाई I5 था एकदम। और कोई भी धारा जा रहा है तो धारा में किसका प्रवाह होता है? आवेश का प्रवाह होता है और ऋण आवेश का प्रवाह होता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम था विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग अर्थात समस्त आवेश का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सीधा है एकदम। तो और दूसरे रूप में कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। कहने का संधि पर जितने धाराएं आती है उतने ही धाराएं जाती है। कहने का तात्पर्य है यहाँ आवेश का मान बदलता नहीं है, जितना आया उतने गया। तो जो जिसका मान बदलता नहीं है, एक आने वाला जाने वाला में रूपांतर हो गया, तो जिसका मान बदलता नहीं है एक रूप से दूसरे रूप में, तो संरक्षण कहते हैं। और यहाँ किसका संरक्षण हो रहा है भाई? आवेश का। तो सही आंसर कौन होगा? ये नंबर होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण आवेश संरक्षण से संबंधित है, कैसे समझा चुके। अब हम लोग देखते हैं 13 और 14 नंबर क्वेश्चन का क्या कहना है। 13 नंबर का कहना है किरचॉफ के प्रथम नियम संबंधित है। तो हम लोग अभी पढ़े किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो किससे संबंधित है भाई? संधि से संबंधित है। संधि के लिए नियम दिए थे। संधि की ओर आने, दूसरे शब्द में कहा जाता है संधि की ओर आने वाली धारा का योग और जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। तो विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का कौन नियम से भाई? संधि नियम से। 14 नंबर क्वेश्चन का कहना है विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है भाई? शून्य होता है। तुरंत बताया, समझ गए हम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग 15 और 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है भाई, और इसको हल करना। किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंधित है किससे भाई? किरचॉफ क्या कहते? बंद परिपथ के समस्त भागों में प्रवाहित धारा, बंद परिपथ के समस्त भागों में जो प्रवाहित धारा होती है, नहीं जो जान रहे अच्छे से वीडियो बना करके छोड़ दिए हैं, सूत्र समीक्षा इसका सारा। बंद परिपथ के समस्त भागों में प्रवाहित धारा I1, I2 और इसमें जाने वाली धारा I3। बंद परिपथ के समस्त भागों में प्रवाहित धारा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग बंद परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम यही है, सभी पर है। बंद परिपथ के समस्त भागों में प्रवाहित धारा I1, I2, I3 है, उनका संगत प्रतिरोध R1, R2, R3 है। तो बंद परिपथ के समस्त भागों में प्रवाहित धारा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग बंद परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर है। तो बंद पास के नियम से संबंधित है भाई। तो सही आंसर क्या होगा? बंद पास। किरचॉफ का द्वितीय नियम में कौन संरक्षित रहता है? तो ऊर्जा। प्रथम नियम में आवेश और द्वितीय नियम में कौन संरक्षित रहता भाई? ऊर्जा। ऊर्जा इसका कभी बदलता नहीं है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। अब हम लोग देखते 19 और 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है। 19 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है निम्नलिखित में कौन धारा के लिए सही है? तो ये ओम का नियम है भाई। धारा से संबंधित है तो ओम का नियम है। और ओम का नियम क्या है? किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। कब? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था को नियत रखा जाए, ताप और दाब नहीं बदले किसी चालक तार का, तब चालक तार में प्रवाहित धारा चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। असमानुपाती तोड़ते थे एक नियतांक, वह नियतांक प्रतिरोध लिया गया है तो IR बराबर V। तो V या एक ये सत्य हो सकता है धारा के लिए, और दूसरा धारा के लिए सत्य होगा विभवांतर बटे प्रतिरोध। समझ गए होंगे? या तो धारा का मान विभवांतर का मान IR होगा, या धारा का मान होगा विभवांतर बटे क्या होगा भाई? प्रतिरोध। तो सही आंसर कौन है? आप लोग देख रहे हैं ए नंबर।
1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। अब चलिए 1 किलोवाट इसको हल कर लेना। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है भाई? 10 पर पावर 3 वाट होता है। 1 किलो का अर्थ होता है 1000 वाट, किलो का अर्थ होता है 10 पर पावर 3, 3 जीरो, तो 3 जीरो ले लिए। 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है भाई? 3600 सेकेंड। और देखिए जीरो का हल जीरो में ही करना है, तो संख्या अलग हो जाएगा भाई। 36 गुना हो जाएगा 3 और 2 5 जीरो है ना, 5 जीरो सेकेंड है, इतना सेकेंड। अब वाट इंटू यहाँ बच गया क्या? सेकेंड। अब इधर से एक अंक के बाद 10 गुलाब देंगे, इधर से पॉजिटिव घाट बढ़ता है और इधर से निगेटिव, तो 5 जीरो था तो एक पॉजिटिव घाट बढ़ेगा तो 6 जीरो हो जाएगा, तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 वाट इंटू सेकेंड बराबर होता है जूल। क्यों होता है वाट इंटू सेकेंड बराबर जूल? अभी पढ़े वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड, तो बाय क्रॉस कर दीजिए तो जूल बराबर होगा वाट इंटू सेकेंड। मन में कोई डाउट नहीं रहे, एकदम ऑब्जेक्टिव में 1 वाट बराबर हम पढ़े जूल प्रति सेकेंड, तो जूल बराबर होगा वाट इंटू सेकेंड। तो वाट इंटू सेकेंड यहाँ मान आया तो इसका मान क्या होगा भाई? जूल होगा। समझ गए होंगे। तो 1 किलोवाट में कितना जूल होता है? तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। जो आपका सही नंबर कौन है? सी नंबर है।